नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग 2018 का साइंस का पेपर देखेंगे और ये आपकी साइंस की 15वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले आपकी 14 क्लासें हो चुकी हैं। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कह रहा है डायनामो, सोलर सेल, विद्युत मोटर, सितार। तो आप लोग ध्यान रखना है, आपका विद्युत मोटर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है आप लोग ध्यान रखें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत में बदलता है। और सोलर सेल क्या होता है आपका? ठीक है, सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत में। ठीक है, और आपका देखो सितार क्या होता है आपका? यांत्रिक ऊर्जा को एक तरीके से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में। क्लियर नहीं? आप लोग ध्यान रखना है। तो ये देखो आपके चारों ऑप्शन आपको बता दी गए। डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है? आपका हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो आपका कह रहा है जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जलीय विलयन में कह रहा है हाइड्रोजन आयन H3O+ बनाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका कह रहा है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आप लोग ये चीज़ रखना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? अम्ल बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। कह रहा है रेटिनॉल, स्कारबिक अम्ल, थायोमिन, कह रहा है टोकोफेरॉल। तो आप लोग ध्यान रखते हैं, आंसर हो जाएगा स्कारबिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कह रहा है कैंची, हैंडपंप, सरौता, चिमटा। तो कैंची जो है ना, ये आपको हो जाएगा प्रथम श्रेणी का। क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का। और हैंडपंप जो होता है ना, ये भी आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं। और जो चिमटा होता है आपका, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का। तो आपसे पूछा द्वितीय श्रेणी का कौन सा उत्तोलक हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सरौता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सूचक कह रहा है नहीं है? सूचक मतलब इंडिकेटर नहीं है। कह रहा है लाल लिटमस और मिथाइल ऑरेंज, आपका कह रहा है फिनाइलिन, कह रहा है एंटासिड। तो आपका आंसर हो जाएगा एंटासिड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? और आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी होती है? आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और आप लोगों को बताया था गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा। और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोला जाता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कह रहे हैं कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? तो आप लोग देख रहे हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कह रहे हैं 7 आवर्त और 9 वर्ग हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फसल चक्र किसे कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपका फसल चक्र लिख के आएगा या फसल चक्र लिख के आता है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रख रहे हैं। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को कह रहे हैं कि जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, कह रहा है फसल चक्रण कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है? आपका एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया, और उसमें क्या हो? उर्वरा शक्ति, जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट ना होने पाए। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? फसल चक्रण बोला जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो आप लोग ध्यान रखते हैं विटामिन डी की कमी से मेरेस्मस रोग हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखे। तो आप लोग ध्यान रखें, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाए NaOH। अब देखो खाने वाले सोडा का हो जाए NaHCO3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा मेलिथियन,
ठीक है, मेलेथियान नेक्स्ट हो जाएगा हेप्टाक्लोर। देखो आपके दो दिए गए, एक पूछा था मेलेथियान या आपका हेप्टाक्लोर, दोनों में से कोई एक आप लोग लिख देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर पूछा है, तो एक तरफ आपको लिखना है प्रकाश संश्लेषण, दूसरी तरफ क्या लिखना है श्वसन। कह रहे प्रकाश संश्लेषण में कह रहे हैं CO2 और जल के मध्य रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कह रहे ग्लूकोज का निर्माण होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मध्य जब रासायनिक क्रिया होती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, और आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के जो आपका रासायनिक समीकरण देखा था उसमें ये चीज़ देखी थी। ठीक है, तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया कराई थी तो क्या बना था, ग्लूकोज बना था, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो अब हम लोग देखते हैं श्वसन में। कह रहे हैं श्वसन में ग्लूकोज में कह रहे ऑक्सीजन के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब श्वसन क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन के फलस्वरूप जल और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि इधर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक रचनात्मक क्रिया है, और यहाँ पे कह रहे हैं श्वसन एक नाशात्मक क्रिया है। ठीक है, तो आपकी देखो अंतर पूछे तो दो ही अंतर आपके पर्याप्त हैं। ठीक है, दो अंतर आप लोग लिखते हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लवण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। कह रहे हैं अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। तो कह रहे कि धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप कह रहा है लवण बनता है। जब धातु और अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है देखो Zn क्या है, धातु है, HCl क्या है, अम्ल है। जब Zn HCl की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl, तो ये क्या बन जाएगा आपका, लवण बन जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, और ये हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा। ठीक है, H2 निकल जाएगा यहाँ से। तो अब देखो यहाँ पे एक और पूछा था, देखो इसमें 3 क्वेश्चन है। कह रहे हैं यह कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग देख रहे हैं लवण 4 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य लवण हो जाएगा, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण हो जाता है, और द्वैक लवण हो जाता है। ठीक है, और इसमें पूछा गया था कि अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिएगा। ठीक है, अम्लीय लवण का उदाहरण, तो आप लोग देख रहे हैं NaHSO4 हो जाएगा, NaH2PO4 हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण पूछा गया था, आपके 2 उदाहरण दिए गए। ठीक है, अम्लीय लवण के, इनको अम्लीय लवण बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु खनिजों जैसे यूरेनियम तथा थोरियम के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कह रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं परमाणु खनिजों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा। और परमाणु खनिज क्या होते हैं, जैसे यूरेनियम और थोरियम, इनके विखंडन से क्या होता है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसी को क्या बोल जाते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। और आपसे कह रहे हैं इसका उपयोग समझाइए। तो आप लोग ध्यान रखें, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कहाँ पे करते हैं, विद्युत उत्पादन में किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार किसे कहते हैं और हमें संतुलित आहार क्यों लेने चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं भोजन में कह रहे हैं सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपस्थित होना ही संतुलित आहार कहलाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कह रहे कि भोजन में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपस्थित होना ही क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यदि भोजन में कोई भी तत्व ज़्यादा है, ठीक है, तो भी दिक्कत है, अगर कम है तो भी दिक्कत है। मतलब बैलेंस में होना चाहिए, बॉडी के अंदर सभी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि भोजन में सभी पोषक तत्व क्या होनी चाहिए, उचित मात्रा में यदि हैं तो उसी को बोला जाता है संतुलित आहार। ठीक है, और कह रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, तो आप लोग ध्यान रखें अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कोशिका क्या है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो आपको ध्यान रखें मानव शरीर कह रहा है असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर निर्मित हुआ है। मतलब जो मानव शरीर है क्या है कि असंख्य मतलब बहुत संख्या में छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है, और इन्हीं इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं या इन्हें सेल कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा था पादप और जंतु कोशिका में अंतर पूछा गया, तो आप लोग देख रहे हैं कह रहे पादप कोशिका में कह रहे कि भित्ति होती है, और कह रहे जंतु कोशिका में कह रहे भित्ति नहीं होती है। ठीक है, एक तो डिफरेंस ये हो गया कि पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, और जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब नेक्स्ट कह रहे पादप कोशिका के
कोशिका द्रव में कह रहे हैं कि लवक होते हैं, और कह रहे हैं जंतु कोशिका में कह रहे हैं कि लवक नहीं होते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका में लवक नहीं होते, पादप कोशिका में क्या होते हैं आपके लवक होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है हरित लवक बोला जाता है। ठीक है, हरित लवक ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं किस में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में। भाई पादप मतलब पेड़ पौधे, तो हरित लवक किस में होता है आपका, पादप कोशिका में होता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि पादप कोशिका में कह रहे हैं सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल उपस्थित, वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका में क्या होते हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, जबकि क्या होता है जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो आपसे कह रहे हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो शरीर से कह रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आपसे पूछा उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमें सचित्र वर्णन कीजिए मतलब आपको चित्र सहित वर्णन करना था। तो देखो चित्र तो आपका ये बहुत सिंपल चित्र है। ठीक है, इसको आप लोग बना लेना और 2-3 बार बनाना चित्र को, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण से समझाइए। और ये क्वेश्चन आपका दोबारा से पूछा गया है और एक एग्जाम में और पूछा गया था। ठीक है, तो एक तरफ क्या करना है भौतिक परिवर्तन, दूसरी तरफ क्या लिखना है रासायनिक परिवर्तन। अब देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के कह रहे हैं भौतिक गुण, कह रहे रंग, अवस्था, आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है। देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे किसी के गुण, रंग, अवस्था, आकृति में परिवर्तन हो सकता है, बट उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुण, कह रहे रंग, अवस्था सभी कुछ परिवर्तित हो जाता है और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थ की रचना भी क्या होती है पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अब देखो उदाहरण कौन कौन से, जैसे आपका उबलना, पिघलना, जमना, ये क्या है आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे आपका जलना, खाना पकाना और आपका कह रहे हैं जंग लगना, सड़ना, ये क्या है आपके रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने 2018 का साइंस का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।